साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा और वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों से गलतियाँ हुई हैं, तो उन्हीं कमेंट्स और जो आपने गलतियाँ की हैं उन गलतियों का मैं जवाब जो इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना, ताकि प्रत्येक अपडेट शिक्षक भर्ती संबंधी आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और एक बात, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से भी आप जो जुड़ सकते हैं दोस्तों। कुछ लोगों का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र किसके नाम का होना चाहिए, पिता या पति का? क्योंकि देखिए कुछ लोग जो अदर स्टेट के हैं और जैसे राजस्थान का है, कोई यूपी का है दोस्तों, उसकी शादी एमपी में हो जाती है, क्योंकि देखिए वहाँ पर वो यूपी या राजस्थान में जो भी कास्ट के रहे हों, लेकिन मान लो एमपी में ओबीसी से शादी हो जाती है या अदर कास्ट में हो जाती है, ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे ओबीसी में हो गई तो यहाँ पे वो ओबीसी बन गए, तो ओबीसी का उनका जाति प्रमाण पत्र उनको वो उन्होंने बनवा लिया वहाँ पे। जबकि यहाँ पे अदर स्टेट के हैं तो ये अनरिजर्व में आ रहे हैं, ठीक है, अपनी एमपी की भर्ती के लिए। अब ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप चाहे जो भी बनवा लिए हों, लेकिन आपके पिता का जो जाति प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो भी अभ्यर्थी हो, वो उनका ही जो है यहाँ पर दोस्तों कहना चाहिए जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा कि आप किस जाति के हैं, ठीक है। आपकी पति के साथ जो शादी हुई है एमपी में वो मायने नहीं रखेगा, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर भी दिया गया कि अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता के साथ ही मान्य होगा। विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम के साथ बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो पहला डाउट जो बहुत सारे लोग कर रहे थे कमेंट अदर स्टेट के, उन लोगों का पहला डाउट क्लियर हो गया कि जाति प्रमाण पत्र किनका मान्य होगा, अपने पिताजी के साथ वाला। दूसरा, ईएसबी या पीईबी की परीक्षा में यानी पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस टिक हो गया था, किंतु अब देखो यहाँ पर पात्रता और चयन दोनों चीज़ को लेके बता रहा हूँ मैं। ईडब्ल्यूएस पर टिक हो गया था, किंतु मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आता, मतलब कई बार क्या होता है आप मिस हो जाता है कैटेगरी, आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आती, ईडब्ल्यूएस टिक हो गया, ठीक है। आप स्पेशल डीएड वाले दोस्तों, जो स्पेशल डीएड वाली जो भर्ती है उसमें भी हुआ है, नॉर्मल डीएड कुछ लोगों ने आरसीआई से मान्यता प्राप्त करके उसको भी टिक कर दी है। तो जिन्होंने गलत टिक किया है, चाहे वो खुद की गलती से हो या एमपी ऑनलाइन वाले की गलती से हो दोस्तों, चाहे वर्ग 2 में हो चाहे वर्ग 3 में, तो वर्ग 2 और 3 के अभ्यर्थियों इस बात को समझना, मुख्य चयन सूची में आप लोगों की जो अभ्यर्थता है वो अमान्य कर दी जाएगी, ठीक है। और जब प्रतीक्षा सूची से कार्रवाई होगी उसके दौरान अनारक्षित प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर जो है आपकी पात्रता अनुसार कार्रवाई प्रतीक्षा सूची से होगी। यानी कुल मिला के यहाँ पे 2-3 डाउट क्लियर कर दिए। ये तो ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई किसी ने नॉर्मल डीलेट की जगह स्पेशल डीलेट कर दिया, तो देखो आपकी अभ्यर्थता तो अमान्य हो जाएगी, ठीक है। फिर जब आपकी प्रतीक्षा सूची से जब कार्रवाई होगी तो उसमें आपको नॉर्मल डीलेट के रूप में बना करके और अनारक्षित प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार आपकी जो है चयन सूची जारी की जाएगी। ऐसी वर्ग 2 वालों के लिए भी, वर्ग 3 वालों के लिए भी है, ठीक है। अब ये ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका एसटी एससी ओबीसी जो भी हो, ठीक, या फिर मैंने बोला आप लोगों को स्पेशल डीलेड वाला हो, ठीक है, या किसने बीएड टिक कर दिया, डीएड टिक कर दी, जो भी कंडीशन होगी वो सारी चीज़ यहीं पर आपकी मेंशन होगी। वर्ग 2 में कुछ लोग डीलेड किए हैं और बीएड टिक कर दिए कि हाँ हमारे पास 2 वर्ष बीएड है, और कुछ लोग बीएड हैं और लिख दिए कि हाँ हमारे पास 2 वर्ष डीलेड कंप्लीट है। तो ऐसे सारे जो प्रकरण है वो इसी तरीके से जो है प्रोसेस में होंगे दोस्तों। तीसरा, कैटेगरी में एससी में टिक था, जबकि मैं एसटी में आता हूं, तो एसटी एससी में अगर भी आप लोगों से कोई गड़बड़ी हुई है दोस्तों तो वो सारी चीज़ अभी अमान्य होंगी पहली काउंसलिंग में दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और जब प्रतीक्षा सूची से जब कार्रवाई होगी उसी मेरिट क्रम में आपकी पात्रता अनुसार कार्रवाई की जाएगी प्रतीक्षा सूची से। अभी कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। बोलूँ तो एक बात में कि जो भी गड़बड़ हुई है फॉर्म में, एग्जाम फॉर्म में, वो अभी कुछ भी सुधरने वाला अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फाइनल आपकी मेरिट सूची बनेगी, ठीक है, तो उसी आधार पर बनेगी जो आपने कोटा डिसाइड किया है। चौथा, मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सैनिक पर टिक किया था, क्या मेरी अभ्यर्थता अमान्य होगी? बिल्कुल आपकी अभ्यर्थता अमान्य होगी, ठीक है। प्रतीक्षा सूची से ही आप लोग आपकी जो त्रुटि हुई है वो पात्रता अनुसार उसको सुधार करके जो है मेरिट सूची बनाई जाएगी। चौथा, दिव्यांगता का त्रुटिवश गलती होगी, यानी आप एमडी हैं, ठीक है, एलडी हो गया या जो भी हुआ होगा, तो भी आपकी दोस्तों संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है, आपकी अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। प्रतीक्षा सूची के दौरान उसको ठीक करके जो है आपकी पात्रता अनुसार दोस्तों कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मेरे पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्योंकि वह अस्थायी है, क्या वह मान्य होगा? देखिए
ये अमान्य होगा। अस्थायी प्रमाण पत्र बिल्कुल अमान्य होगा। ठीक है, प्रतीक्षा सूची के दौरान संबंधित गैर दिव्यांग की श्रेणी में मेरिट के आधार पर आपकी पात्रता अनुसार सूची बनाई जाएगी और उससे जो है किया जाएगा। एक सत्र में 2 उपाधि दर्ज की है तो मान्य अमान्य होगा दोस्तों, एक साथ 2 उपाधि अर्जित नहीं कर सकते। अगला है, ठीक है, हाँ, एक जरूरी कि एक नियमित और एक जो दोस्तों प्राइवेट के रूप में आप कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, केंद्रीय सेवाओं हेतु जारी या केंद्र द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा नहीं होगा। एमपी का होगा दोस्तों, एमपी की भर्ती तो एमपी होगा। महिला भर्ती के विवाह के उपरांत उपनाम में परिवर्तन, दोस्तों उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र यानी दोस्तों यहाँ पे कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ भी होगा वहाँ पर आप एक जो नोटरी करा लेंगे उससे आपका लोगों का मान्य हो जाएगा सरनेम चेंज। तो इतने सारे डाउट्स थे आप लोगों को मैंने बता ही दिया दोस्तों, और ज़्यादा तो मैं शाम को लाइव आऊँगा, उस पर जुड़ जाइएगा, सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दूँगा। आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में।